A lift is going up with some acceleration. A lift is going up with some acceleration a. A man of mass m. A man of mass m a man of mass m observes observes his maximum and minimum weight in lift as 750 न्यूटन एंड 450 न्यूटन। एक आदमी है उसी लिफ्ट में जो क्या देखता है कि उसका अधिकतम और मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वेट जो आता है वो 750 और 450 न्यूटन आता है उसी लिफ्ट में। ठीक है, तो वो कहीं वेइंग मशीन वगैरह पे मान लीजिए खड़ा होगा तभी तो वेइंग मशीन बता रही होगी, और उसका मैक्सिमम जो वो आता है वो 750 और मिनिमम जो आता है 450 न्यूटन। इफ लिफ्ट कैन एक्सेलरेट एंड डीएक्सेलरेट एट सेम रेट, यानी कि एक ही वैल्यू सेम है, देन फाइंड ए एक्सेलरेशन एंड मास एम ऑफ द मैन। आदमी का जो एक्चुअल में मास होगा केजी में वो आपको बताना है, और जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। लिफ्ट का ही केस कल मैंने आपको बताया था, और लिफ्ट में मैंने कहा था दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ज़्यादा आता है या कम आता है। अब ये जो मैक्सिमम वाला केस अगर बनता है, तो मैक्सिमम वाला केस आप जानते हैं कि वो, हाँ बताओ अभिषेक, गौरव। सर एक्सेलरेशन 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास है 60 केजी। 60 केजी, राइट। तो देखो जो इसमें वेट मैक्सिमम आ रहा है 750, क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ ये mg प्लस ma होगा? बोलिए। और ये जो मिनिमम वाला है ये mg माइनस ma होगा? दो ही पॉसिबिलिटी लिफ्ट में बनती है और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तीसरी ये है कि वो रियल वेट शो करे, और रियल वेट अगर शो करेगा तो वो तब होगा जब लिफ्ट या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो, यानी a 0 हो, तब ट्रू वेट शो करता है। तो जो मैक्सिमम होगा वो mg प्लस ma और मिनिमम होगा वो mg माइनस ma। ये दो इक्वेशन बन गई। दो अननोन है, एक बार ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू, g से ये चला जाएगा, m की वैल्यू 60 केजी आ जाएगी। और ये 60 केजी किसी भी एक एक्सप्रेशन में वापस रख दो तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसी को उठा के किसी भी एक एक्सप्रेशन में रख दो। ठीक है, तो लिफ्ट का केस ये हो गया एक। और देखिए एग्जांपल। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, मंकी वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे ये एक रस्सी है और इस रस्सी पे एक ये बंदर ऊपर चढ़ना चाहता है। मान लो बंदर का मास 10 केजी है और रस्सी मैक्सिमम 120 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है, मैक्सिमम। यानी कि अगर रस्सी में टेंशन में, पहले सिंपल क्वेश्चन से बता रहा हूँ, फिर हम टफ वाला भी लेंगे। बंदर और बंदर की पूंछ पे एक और बंदर लटका देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने देखेंगे, वो भी कर लेंगे।
ठीक है? अभी ये 10 केजी का है और रस्सी में मैक्सिमम जो टेंशन है वो 120 न्यूटन हो सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा होने पर रस्सी टूट जाएगी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से बंदर 2 ऊपर मीटर जा पर सकता है? सेकंड। 2 मैक्सिमम मीटर पर कितने सेकंड। एक्स 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर 2 सेकंड मीटर स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम एफबीडी अगर हम बनाएँ मंकी का, तो आप देखेंगे कि मंकी के हाथों पे जो टेंशन आ रहा है, टी, वो इसे ऊपर ले जाएगा और इसका वेट इसे नीचे खींचेगा। तो अगर मंकी ऊपर जाना चाहता है तो टी एमजी से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो एमजी है वो तो कांस्टेंट रहेगा। एमजी है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर टी ज़्यादा होगा तो मैं कह सकता हूँ ए ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है ए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तो ए ज़्यादा से ज़्यादा तब होगा जब टी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और टी की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है 120। मंकी का अपना वेट 100 और ये 10 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? पहले सिंपल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, थोड़ा-सा आइडिया आपको लगे। अब देखिए इसमें दूसरा भी एक सवाल इसमें बनता है। मान लो ये जो रस्सी है, ये सपोज़ करो 60 न्यूटन ही बर्दाश्त कर सकती है और एक बंदर इस पर एम मास का 10 केजी का अगर लटकना चाहे तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। अगर ऊपर जाना चाहे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं सर। नो सर। लेकिन नीचे स्लिप कर सकता है, तो नीचे स्लिप करने के लिए पूछेगा कि कम से कम कितने एक्सेलरेशन से फिसले कि रस्सी ना टूटे। फाइंड ए मिनिमम, ये 2 तरह के सिंपल क्वेश्चन अभी मैं 4 आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4। ठीक है, और ध्यान रखना अभी इसमें हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आएँगे, जब मंकी की पूँछ पे एक और मंकी हम लटका देंगे। फाइंड ए मिनिमम सो दैट मंकी कैन स्लिप सेफली। 4 बताइए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर जाने के लिए टेंशन मोर। वेट से भी ज़्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो टेंशन है और इसका जो वेट है mg और ये टेंशन, तो नीचे स्लिप करेगा तो mg t से ज़्यादा होगा m के मास को a का एक्सेलरेशन। अब आप देखिए कि t की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अगर मैं रख दूँ, माइनस हो रहा है ध्यान रहे, तो ये वैल्यू जब ज़्यादा हम रखेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी a। t की वैल्यू जब हम ज़्यादा रखेंगे तो a की वैल्यू कम आएगी। और अब इसमें देखिए ए एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो ये mg माइनस टी, ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये फिर मिनिमम हो जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है अपॉन m। अब mg की जो वैल्यू है, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, टी की वैल्यू 60 और मास आपका 10 केजी। तो ये एक्सेलरेशन मिनिमम ये आ गया। ध्यान रहे ये मिनिमम आया। आपके मन में आ रहा होगा सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 हो सकता है। मंकी बिल्कुल रस्सी छोड़ दे, फ्री फॉल करेगा, जी की वैल्यू से गिरेगा और उस सिचुएशन में इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम आएगा मंकी का। ठीक है? अब इसमें थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल रेज़ करते हैं। जैसे ये रस्सी है और रस्सी पर ये एक मंकी 10 केजी का लटका हुआ है और इस मंकी की पूँछ से एक बेबी मंकी लटका हुआ है। मान के चलिए इसका मास है 4 केजी। ठीक है? इसका मास है 4 केजी। ये जो रस्सी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 160 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है। इसी तरह से इस मंकी की जो पूँछ है, ये पूँछ ज़्यादा से ज़्यादा 50 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है। अब आपको बताना है कि ये वाला जो मंकी है, जो
मदर मंकी मान लो, बेबी मंकी मान लो। मदर मंकी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेफ एक्सेलरेशन। अब सेफ जब मैं बोल रहा हूँ, तो 2 बातें हो सकती हैं कि रस्सी न टूट सकती है या पूँछ टूट सकती है। हमको सेफ एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब रस्सी भी ना टूटे और पूँछ भी ना टूटे, ऐसा सेफ एक्सेलरेशन हमको बताना है, ठीक है? तो अब इसमें सर 10/7। 1 सेकंड पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। 10/7 जो भी आ रहा है आप ट्राई करें, बाकी लोग भी ट्राई करें। 10/7 बता दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइंड सेफ एक्सेलरेशन फॉर मंकी, ठीक है? सेफ का मतलब मैंने समझा दिया, मैं पूरी कहानी नहीं लिखा रहा हूँ। सेफ से मतलब है पूँछ भी ना टूटे और रस्सी भी ना टूटे। अब सवाल ये है कि अगर एक्सेलरेशन ये मंकी अपना बढ़ाता जाएगा, तो टेंशन भी बढ़ेगा रस्सी में और पूँछ में भी टेंशन बढ़ेगा। तो हमको ये देखना है कि कौन पहले टूट सकता है, पूँछ पहले टूटेगी कि रस्सी पहले टूटेगी? और ये बेबी मंकी पूँछ पे लटका हुआ है, ध्यान रहे पूँछ पे चढ़ नहीं रहा है, फिर वो क्वेश्चन अलग और बन जाएगा, ठीक है? तो अब इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि किसके टूटने के चांसेस पहले हैं, यानी कि किसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कम एक्सेलरेशन पे क्या टूट सकता है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि रस्सी को टूटने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए? रस्सी को टूटने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए? ये केस हम निकालते हैं, है ना? तो देखिए मंकी का एफबीडी हम बनाएँगे। ये मंकी और मंकी के साथ एक और मंकी, दोनों एक साथ ऊपर जाएँगे और यहाँ टेंशन टी और टोटल मिला के जो वेट है, टोटल मिला के जो वेट है नीचे की तरफ टी ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है? तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 140 न्यूटन। अब टी ऊपर है, दोनों मिला के एक साथ जा रहे हैं, ध्यान रहे, दोनों का मैंने टोटल वेट ले लिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे टी माइनस 140 इक्वल्स टू 14 ए। ये आपका 160 माइनस 140, क्योंकि टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 160 तक हो सकता है, रस्सी टूटने से जस्ट बचेगी और 14/A, तो ये A की वैल्यू आपकी यहाँ से 20/14 यानी 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ध्यान रहे, अभी ये एक्सेलरेशन रस्सी के टूटने के लिए है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन क्या पता पूँछ इससे पहले ही टूट गई हो शायद। अब पूँछ को टूटने के लिए कितना चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब इसमें पूँछ को टूटने के लिए जो चाहिए, ये पूँछ है, पूँछ में ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन 50 न्यूटन हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पर ये 4 केजी का ये इसका अपना वेट 40 न्यूटन। अब देखिए जब मंकी ऊपर जा रहा होगा तो मंकी के साथ मंकी की पूँछ भी जा रही होगी और पूँछ में एक टेंशन 50 न्यूटन आ रहा है। मान लीजिए इसके लिए कोई दूसरा एक्सेलरेशन ये उसी मंकी का है, लेकिन ये A2 है। एक A1 हमने निकाला, ये A1 निकाला हमने, ठीक है? A1 रस्सी के टूटने के लिए है, फॉर स्ट्रिंग टू ब्रेक। और अब जो A2 मैं निकाल रहा हूँ फॉर टेल टू ब्रेक, टेल टू ब्रेक। अगर यहाँ हम देखें तो 50 ऊपर है, 40 नीचे है और 4 केजी का ये A2 से जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ से मैं A2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करूँगा तो A2 की वैल्यू 10/4 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमें ये पता लग गया कि पूँछ इस एक्सेलरेशन पे टूटेगी। मैंने अभी इसमें कहीं सूडो फ़ोर्स नहीं लगाया, लेकिन लगा सकते थे, मंकी की फ्रेम से देखते तो ये नीचे लगा सकते थे। तो मैंने बिना सूडो के ही सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है? अगर हम मंकी के फ्रेम से देखेंगे, तो मंकी के फ्रेम से देखेंगे तो फिर वो जो बेबी मंकी है वो रेस्ट में नज़र आएगा। तो फिर हम एक सूडो फ़ोर्स ले सकते थे। तो यही एक्सप्रेशन बनता वहाँ पे भी, पर मैंने सूडो नहीं लगाया, मैंने ग्राउंड के फ्रेम से ही सॉल्व कर दिया। अब आप देखिए कि टेल को टूटने के लिए एक्सेलरेशन इतना होगा।
और रस्सी को टूटने के लिए एक्सेलरेशन इतना होगा। ये वैल्यू आप ध्यान से देखिए 10/7 जो है वो 2 से कम है। यानी किसके टूटने के चांसेस पहले होंगे? रस्सी के। रस्सी रस्सी के। के। और अगर हमने इससे ज़्यादा किया तो रस्सी टूट जाएगी, पूँछ नहीं टूटेगी। तो सेफ एक्सेलरेशन कम वाला होगा, क्योंकि इसमें पूँछ भी बच जाएगी और रस्सी भी बच जाएगी। बात आई कुछ समझ में? तो जो सेफ एक्सेलरेशन होगा वो कम वाला होगा, क्योंकि दोनों को हमें सेफ रखना है। तो सेफ एक्सेलरेशन आ गया A1 जो कि 10/7 है। दूसरा सवाल फिर इसमें ये बन सकता था कि बताओ पूँछ में टेंशन कितना होगा इस सेफ एक्सेलरेशन के लिए। तो वो जो A2 की वैल्यू हमने निकाली है वो उसको ना लेके फिर अब A1 लेंगे, और चाहो तो फिर इसमें सूडो फोर्स या डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो टेल में टेंशन इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग टेंशन आ जाएगा टेल में। ठीक है, और देखिए इसमें क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। आप नोट कर लीजिए। सर एक बार और बता दीजिए। कौन सा वाला पार्ट? पूरा पार्ट 2। पार्ट 2 में देखो, हाँ सर। पार्ट 2 में मैंने क्या किया है, जो बेबी मंकी है 4 केजी का, जो पूंछ से लटका हुआ है, तो पूंछ के टूटने के लिए टेंशन चाहिए 50 न्यूटन। तो हमने ये मान लिया कि जो मंकी मेन जो है, मदर मंकी, वो किसी एक्सेलरेशन A2 से ऊपर जा रहा था, और वो एक्सेलरेशन इतना था कि टेल टूटने के कगार पे आ गई, यानी 50 न्यूटन उसमें टेंशन हो गया। तो उस 50 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग A2 कितना होगा? क्योंकि बंदर जो बेबी मंकी है वो नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। ठीक है? मतलब पूँछ पे लटका हुआ है, फिसल नहीं रहा है, ना ऊपर चढ़ रहा है। वो भी केस अगर ले लेंगे तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 40 न्यूटन का ये फ़ोर्स है। अब इसमें देखो, T टेंशन ऊपर की तरफ 50 है और 40 नीचे है, तो हमने इक्वेशन बनाई 50 माइनस 40, क्योंकि टेंशन जो टेल में है वो इस बेबी मंकी को ऊपर लेके जाएगा, तो वो टेंशन मैंने मैक्सिमम रख दी 50 टूटने के लिए। तो 50 माइनस 40 और 4 केजी का मंकी इंटू A2, तो A2 की वैल्यू 2.5 आ गई। यानी पूंछ को तोड़ने के लिए, या पूंछ टूट जाएगी, हम ऐसा कह सकते हैं, जब एक्सेलरेशन 2.5 होगा, और रस्सी टूट जाएगी जब एक्सेलरेशन 10/7 होगा। 10/7 2 से छोटा है। यानी हमें कंफर्म हो गया कि रस्सी पहले टूटेगी, टेल बाद में टूटेगी। तो हमें किसकी चिंता करनी होगी? रस्सी की, ना कि टेल की। तो सेफ एक्सेलरेशन जो होगा वो 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, नोट कर लो आप चाहो तो। एक ये क्वेश्चन है जो अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको, ये आपने किया भी होगा, वो कॉमन सा क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है कंपटीशन में। ये एक वेज है और ये एंगल थीटा है। वेज पर यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये वेज स्मूथ है। पूछा ये जाता है कि इस वेज को हम ए के एक्सेलरेशन से इधर अगर हम खींचें तो ए क्या होगा, ए की वैल्यू, कि ये ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। सूडो फोर्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज so that block remain stationary with respect to wedge। ठीक है, वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक क्या रहे? स्टेशनरी रहे। बहुत ही कॉमन सा सवाल है और इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, और इस क्वेश्चन के जैसी 3 सिमिलर सिचुएशन फिजिक्स में बनती हैं।
मैंने कहा 3 सिमिलर सिचुएशन फिजिक्स में बनती हैं इसके जैसी। वो 3 क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। आंसर मिलते जुलते ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, कंपटीशन में भी आ चुका है, आपने देखा होगा अभी पिछले 2-3 साल पहले ही, और बहुत कॉमन सा सवाल है। इसको हम सूडो फोर्स से करें तो हम क्या करेंगे, ध्यान रहे, रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज कहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेज पे बैठ के देखूंगा। मैं ऑब्जर्वर हो गया और मेरा फ्रेम वेज ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो मैं वेज में बैठ के जब देख रहा हूँ तो ब्लॉक मुझे स्टेशनरी नजर आएगा। अच्छा, अगर हम इसे नहीं खींचे हैं वेज को, तो आप देखोगे इस ब्लॉक के जो वेट है mg, उसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, जो इसे नीचे खींच के लाएगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर mg के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक mg sin थीटा और एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा और एक mg cos थीटा। ये mg sin थीटा इसे नीचे गिराना चाहता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई तो होगा फोर्स जो इसे mg sin थीटा को नीचे खींचने से रोकेगा, तो वो होगा सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स कैसे लगेगा, तो जिस फ्रेम में हम बैठे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। तो ये सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा, इस वाले ब्लॉक पे हम उसी के फ्रेम में बैठे हुए हैं। तो राइट में एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा ma, और ma के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ये एंगल आपका यहाँ से देखो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ma का ये वाला कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा। एक और कंपोनेंट भी आएगा इस डायरेक्शन में ma sin थीटा। अब देखिए इंक्लाइन प्लेन के डाउन द इंक्लाइन एक कंपोनेंट mg sin थीटा इसे नीचे खींच रहा है और ma cos थीटा इसे ऊपर खींच रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो ब्लॉक न तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो बस हमारा आंसर आ गया फिर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ma cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा। m से m चला जाएगा तो a की वैल्यू आ गई g tan थीटा, जो मैंने आपसे पूछा है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड आंसर। इसमें एक सवाल और बनता है, ये तो a की वैल्यू g tan थीटा आ गई, ठीक है। एक सवाल और बनता है, पूछेगा, दूसरा सवाल मैं इसी में ऐड करता हूँ, ऑल्सो फाइंड द फोर्स। ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसको भी ध्यान रखना, ऑल्सो फाइंड द फोर्स exerted by wedge on block। वेज ने ब्लॉक पर कितना लगाया, या उल्टा भी पूछ लेगा कि ब्लॉक ने वेज पर कितना लगाया, वही एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, वो तो बराबर ही आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट आएंगे। तो सवाल यह है कि वेज ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रही है वो है कौन सा, आइडेंटिफाई अगर आप करो तो आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन अभी हमने नहीं बनाया था, तो वो नॉर्मल रिएक्शन ही तो वेज लगा रहा होगा ब्लॉक पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे निकालना है, और वो आंसर क्या होगा, एन होगा, नॉर्मल रिएक्शन। वो आंसर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, तो अब नॉर्मल रिएक्शन अगर देखा जाए, तो क्योंकि वेज से हम देख रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक mg cos थीटा, एम एस sin थीटा। ma sin थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि n जो मुझे चाहिए, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, वो mg cos थीटा और ma sin थीटा का सम होगा। लिखने को तो इतना लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमने a क्योंकि निकाला है, तो a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो एक छोटा सा नन्ना सा आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू अगर आप रखते हो तो g tan थीटा, जी टेन थीटा को अगर आप लिखोगे तो मैं ऐसे लिखता हूँ, जी को साइन अपॉन कॉस, और एक साइन पहले से ये वाला जो है वो भी। अब इसमें से आप mg को कॉमन ले लोगे, और mg को कॉमन लेने के बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर लिखा है कॉस स्क्वायर, और नीचे बचेगा कॉस, तो mg साइन sec स्क्वायर थीटा। कॉस। तो ये आ गया, n की वैल्यू आ गई भैया mg अपॉन कॉस थीटा
या आप इसको लिख सकते हो mg sec थीटा। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। पहला वाला क्वेश्चन तो आपने कई लोगों ने किया भी होगा, दूसरा वाला भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया होगा, ऐसा यूनिक नहीं है, लेकिन कम जगह देखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड ही इसके आंसर है दोनों के दोनों। मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको आगे के लिए याद रख लो तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि इसके दोनों में से ये पहला तो अभी आया है 2-3 साल पहले ही, दूसरा भी आ सकता है। इसी की सिमिलर सिचुएशन बताता हूँ, उनके आंसर भी यही आएंगे, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा। चलिए दूसरी सिचुएशन में रखता हूँ, बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल तो डिफरेंट है, आंसर सेम आएगा। ये मान लीजिए कोई ट्रक है, कार है, व्हाटएवर, और ये इधर ए के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और हमने क्या किया, इसकी छत से एक पेंडुलम लटका दिया। अब पूछा ये जाता है कि ये पेंडुलम जब लटका दिया और ए के एक्सेलरेशन से ये राइट में जा रहा है, तो पेंडुलम वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, पहला सवाल। तो अब कितना एंगल बनाएगा, तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे कौन-कौन से फोर्सेज आ रहे होंगे। तो उसको देखने के लिए हम इसके फ्रेम में ही बैठ जाते हैं। इसके फ्रेम में बैठ के जब हम देखेंगे, तो एक रियल फोर्स mg तो होगा ही होगा। इसके अलावा एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स होगा, क्योंकि आगे जा रहा है, जिस फ्रेम में बैठे हैं वो राइट में जा रहा है, तो सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा। अब देखिए, ये जो ma है, इसकी वजह से क्या होगा, ये पेंडुलम खिंच के इस पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि पहली वाली जो पोजीशन थी, उसमें mg को तो चलो आप ये सोच लोगे कि टेंशन है, यहाँ बैलेंस हो जाएगा, ma को कौन बैलेंस करेगा? तो ma बैलेंस नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये बॉब खिंच के पीछे की तरफ चला जाएगा और इस पोजीशन में जाके कहीं किसी एंगल पे जाके ये ठहर जाएगा। यहाँ जब इस पोजीशन में ये जाके रुकेगा, तो वो एंगल थीटा आपसे पूछता है और एंगल थीटा की वैल्यू, ये जो आंसर आया था ना पीछे, a इक्वल्स टू जी टेन थीटा, तो यही निकल के आएगा, टेन थीटा की वैल्यू a/g। बस क्वेश्चन का जो है फॉर्मूला बस साइड चेंज हो जाएंगी। ये आया a इक्वल्स टू जी टेन थीटा और यहाँ पूछ रहा हूँ मैं आपसे थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा a/g आएगा। कैसे आएगा वो देखो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोजीशन है, ध्यान रहे कौन सी वाली पोजीशन, ये वाली, ये तो टेम्परेरी पोजीशन थी, यहाँ तो रुकने का सवाल ही नहीं है। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया कि यहाँ था, लेकिन ma की वजह से इस पोजीशन में आ गया। तो अब इस पे फोर्सेज जब आप दिखाओगे, तो mg और इस डायरेक्शन में ma, यहाँ इधर टेंशन T, फिर इसमें ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो टेंशन T जो हमने लिया है, इसके कंपोनेंट कर लो, एक आ गया T cos थीटा, एक आ गया T sin थीटा। और जब ये जाके रुकेगा, तो वर्टिकल वाले आपस में बैलेंस हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि T sin थीटा तो सूडो फोर्स के बराबर होगा। क्वेश्चन में ए एक्सेलरेशन दिया है इसका, यहाँ एंगल थीटा पूछा है, फाइंड थीटा। ठीक है, ए दे रखा है, तो टी साइन थीटा एम ए के बराबर और टी कॉस थीटा एम जी के बराबर। तो अब आप इसको जब डिवाइड कर दोगे, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई a/g। ठीक है, वही है। अब देखिए फॉर्मूला बस थोड़ा सा साइड चेंज हो गई। दूसरा सवाल इसमें बनता है वही वाला, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि वेज ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, यहाँ पूछेगा टेंशन, और टेंशन का आंसर भी वही आएगा, mg sec थीटा जो आया है। टेंशन इन थ्रेड, अभी देखिए टेंशन इन थ्रेड, तो टेंशन इन थ्रेड जब आप निकालेंगे, तो इसमें या तो सीधे सीधे टी mg अपॉन cos थीटा यहाँ से निकाल लो,
mg अपॉन cos थीटा, तो ये क्या आ गया mg sec थीटा, वही चीज आ गई सेम। ठीक है, ये आ गया। तीसरा एक और एग्जाम्पल बनता है, उसका आंसर भी यही आएगा, हालांकि थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे फ्लूइड में। आइडिया दे देता हूँ, आंसर आपको पता है, क्वेश्चन क्या है बस ये बताना है मुझे। तीसरा सवाल मैं यही बता देता हूँ, फ्लूइड में ये एक सवाल आपने हो सकता है पढ़ा जरूर होगा। ये एक कंटेनर है और कंटेनर में पानी भरा हुआ है मान लीजिए, और इस कंटेनर को हम खींचना शुरू कर दें ए के एक्सेलरेशन से, तो पूछता है पहला सवाल तो कि इसका जो लेवल है, फिगर बने आ जाते हैं, लेवल हॉरिजॉन्टली रहेगा या इंक्लाइंड हो जाएगा, और इंक्लाइंड फिगर बने होते हैं, उनमें से पूछ लेता है कौन सा फिगर सही है। तो उसमें कुछ डायग्राम होते हैं, तो सबसे पहले तो डायग्राम सही कौन सा होगा, वो ऐसे वाला एक डायग्राम होगा। जब आप इसको ए के एक्सेलरेशन से खींचोगे तो पानी थोड़ा पीछे की तरफ चला जाएगा, और ये इसका जो सरफेस है लिक्विड का, वो हॉरिजॉन्टल ना होके थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा। और सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर इंक्लाइंड हो गया तो ये एंगल थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा, तो यही टेन थीटा ए बाई जी आता है इसमें। अब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू ए बाई जी कैसे आती है, तो इसमें किसी एक मॉलिक्यूल को ले लो, ऐसे कोई भी सरफेस का मॉलिक्यूल होगा, कोई भी, उस सरफेस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, तो किसी एक मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं, मैं यही बता देता हूँ, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आप 11th के स्टूडेंट तो है नहीं कि आपको ये चीजें नहीं आती होंगी। तो यहाँ जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, इस मॉलिक्यूल का मास मान लो m है, तो इसका एक अपना वेट होगा mg, और एक इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स, ध्यान रहे हम इसी पानी के फ्रेम में बैठ के अगर देखेंगे तो एक सूडो फोर्स और आएगा ma। ठीक है, एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मैं बता रहा हूँ कि लिक्विड का सरफेस हमेशा अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेता है कि जो नेट फोर्स है वो उसके परपेंडिकुलर हो जाए, नेट फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो जाए लिक्विड का सरफेस। या एक और आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड्स जो होते हैं, फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस कभी भी टेंजेंशियल फोर्स बर्दाश्त नहीं करे। थोड़ा आगे की चीजें हैं, पढ़ी हैं तो कोई ठीक है, नहीं पढ़ी है तो मैं बता भी रहा हूँ आपको डिटेल में ही, कि लिक्विड का जो सरफेस होता है या कोई फ्लूइड है वो कभी भी टेंजेंशियल फोर्स बर्दाश्त नहीं करता, और अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेता है कि जो नेट फोर्स है वो सरफेस के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। इस बात को पहले समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। तो जैसे पहला डायग्राम है, मान लो पहले डायग्राम में खींचा नहीं था तो एक्सेलरेशन नहीं था, तो हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्यों हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये मास m है मॉलिक्यूल का, तो केवल और केवल एक फोर्स mg आएगा जो नेट फोर्स है। और मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि लिक्विड का सरफेस उसके हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप देखिए mg के परपेंडिकुलर लिक्विड का सरफेस हो जाता है। ठीक है, अब जब ये एक्सेलरेट कराना शुरू करोगे इस केस में, तो एक्सेलरेट जब आप कराते हो तो एक्सेलरेशन जब होगा तो सूडो फोर्स भी आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ma और mg का। भाई रिजल्टेंट तो आप समझ ही रहे हो, तो ये इस डायरेक्शन में जब आएगा, ठीक है, तो लिक्विड का सरफेस अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि वो लिक्विड का सरफेस इस नेट फोर्स के कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो वो इस तरह से इंक्लाइन हो जाता है, ये तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये फ्लूइड लिक्विड के लिए हमेशा ये फैक्ट बात है। अब आप ये भी कह सकते, अब ये जो नेट फोर्स आ गया ये एफ नेट, ठीक है, अब बात आती है इसके डायरेक्शन को निकालने की, या एंगल थीटा को निकालने की। तो एम ए और एम जी है, इनका जो रिजल्टेंट है वहां से निकल आएगा, इसी फिगर में देख लो, या मैं दूसरा फिगर बना देता हूँ। ये देखो एम ए इधर मैंने बनाया, एम जी मैंने इधर बनाया, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, और ये एंगल थीटा मुझे निकालना है। अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या मैं इसे थीटा बोल सकता हूँ, और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल दो लाइन है, ये थीटा है, तो गौर करें अगर आप
तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूं तो आप देखेंगे tan थीटा विल बी हाउ मच। tan थीटा आएगा ये वाली साइड, दिस साइड MA over अपॉन LP. दिस MA साइड। over ठीक है, तो सामने वाली साइड MA के बराबर हो जाएगी। तो ये MA और ये आपका MG, M से M चला गया, तो जो एंगल हमको चाहिए था tan थीटा वो आ चुका है आपका A अपॉन B। ये 3 सवाल हैं जो इनमें इनके आंसर मिलते-जुलते आते हैं। मैंने एक ही साथ कवर कर लिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये अभी मैंने जो कराया ये आ चुका है। ठीक है? ये नहीं आया है। ये वाला भी मिल जाएगा, किताबों में पूछा जा चुका है, दोबारा भी आ सकता है और ये लिक्विड वाला भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है? आप नोट कर लें चाहे तो। सर हाँ, बोलो। सर अगर हमें ये ट्रक वाले में सर अगर टेंशन निकालना होता तो सर एफ नेट करके भी तो निकाल सकते थे। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर उसकी वैल्यू अंडर जो है वो वही आएगी, अंडर रूट में आएगी, वैल्यू रख के देख लेना, यही मिल जाएगा सेक वाला। जो तुम कह रहे हो मैं समझ गया, टेंशन जब तुम निकालोगे तो टेंशन की वैल्यू तुम ये कह रहे हो ना, टी की वैल्यू आएगी सर अंडर रूट में, इसका रिजल्टेंट इधर निकाल लोगे तुम, अंडर रूट में एम ए का स्क्वायर और एम जी का। अब ए की वैल्यू तुम ये वाली रख देना यहाँ से, इसमें ये रखो, सॉल्व होके यही आ जाएगा। करके देख लेना, ओके सर। विश्वास ना हो तो। ठीक है, ए की वैल्यू जी टेन थीटा रख लो इसमें, वैसे भी तुम देखोगे जी टेन थीटा रखोगे तो एम जी तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है बेटा, अंडर रूट भी है तो सेक थीटा आ गया। ठीक है, वही आंसर है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हो गया, हो यस गया, सर। चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी आपको मिल जाएगा, HC वर्मा का है। ये एक वेज है, ये एंगल थीटा है और इस पे ये एक ब्लॉक हमने रखा एम मास का, ये कैपिटल एम मास का, और ये जो एम डैश है ये आपको बताना है, एम डैश, कि ये वाला जो स्मॉल एम है, या एक काम करते हैं इनके कंफ्यूजन ना हो तो M1 M2 और इसे मैं M3 कह देता हूँ। आपको M3 की वैल्यू बतानी है कि M1 स्टेशनरी रहे M2 पर, फाइंड M3 so that M1 remain stationary. Find M3 so that M1 remain stationary with respect to wedge. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लगता है टफ। इसमें मैंने अभी तक जो पढ़ाया पीछे के कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट इसमें तुम एक साथ लगा सकते हो और बहुत आसानी से आप इसको आंसर भी कर सकते हो। M1 tan theta. M1 tan थीटा, M3 की वैल्यू Yes sir. मेरे ख्याल से शायद नहीं आएगा ये तो, शायद plus M2 tan theta. M1 plus M2 tan थीटा। M1 plus M2 tan theta. देखो इसमें मैं हिंट कर देता हूँ, आप दोबारा से एक बार सोच सकते हैं। सबसे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, कुछ चीजें आप माइंड में रखेंगे ये वाला, तो देखो ये हम पक्का कह सकते हैं कि इसको स्टेशनरी रखने के लिए वेज को जी टेन थीटा का एक्सेलरेशन से जाना होगा। मैंने कहा था ना, याद कर लेना, क्वेश्चन में काम आ जाएगा। अभी इतनी बात समझ में आ रही है, हमको M1 को स्टेशनरी अगर रखना है तो वेज का एक्सेलरेशन जी टेन थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बात अभी हमने सीख ली। बोलो,
अरे यार Yes, sir. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें क्या इतना सोचना है? अभी तो Yes, sir. बताया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Yes, sir. तो इसका वेज का एक्सेलरेशन मैं पक्का कह सकता हूँ, इट हैज टू बी जी टेन थीटा। देखो अगर आप कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट अब तक सिखाए हैं। एक ये मैंने सिखा दिया, एक पहले सिखाया है, वो बताऊंगा कौन सा वाला। वेज का एक्सेलरेशन ए जी टेन थीटा होना ही चाहिए, तभी m1 रेस्ट में रहेगा। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले सीख ली। ठीक है, अब जब साथ रहेंगे तो मैं अब क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं इस वेज और m1 और m2 का एक कंबाइंड मास कर देता हूं भाई। जब एक साथ चल रहे हैं तो ये मास m1 प्लस m2 हो गया, और इसके साथ में हमने एक ये मास m3 लटका दिया। अब मैंने आपको शुरुआत में एनएलएम में जब पुली वाले क्वेश्चन कराए थे, तो दूसरा सवाल ये था, पहला एटवुड मशीन का था, दूसरा ये था, याद आ रहा है कुछ? और Yes, sir. इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसका एक्सेलरेशन याद करने के लिए एक तरीका बताया था। ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था नीचे लटका हुआ मास इनटू जी अपॉन। M1 plus M2 plus M3. क्या मैं कह सकता हूँ ये एक्सेलरेशन और जी टेन थीटा सेम होना चाहिए? हाँ ना बोलो। ये जो ए है ये Yes, जी sir. टेन थीटा ही तो होना चाहिए भाई, क्योंकि उसको हाँ। स्टेशनरी रखने के लिए तो जी टेन थीटा चाहिए। और मैंने उसको एक दूसरे फॉर्म में कर दिया कि m1 m2 साथ चलेंगे, तो एक ये रख दिया। दो कॉन्सेप्ट कौन से? दो कॉन्सेप्ट जो सिखाए थे उनमें एक ये अभी आज सिखाया, और ये पुराना वाला है। ये मैंने कहा था आपसे फॉर्मूला याद कर लेना, ये आज के दिन के लिए कहा था कि याद कर लेना। ऐसे ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जी यूज सर। हो जाते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ये ए की वैल्यू m3g लटका हुआ मास इनटू जी अपॉन टोटल मास, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, आप देख लेना नोट्स में। एटवुड मशीन का एक पहला एग्जांपल जिसमें पुली के दोनों तरफ मास थे, और दूसरा एग्जांपल ये था। और ये फॉर्मूला और ये दोनों मैंने इक्वेट कर दिए। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? m3, m3 तो पूछा गया भाई, m3g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो होता है फॉर्मूला। Yes, sir. ठीक है, ए की वैल्यू तो जी टेन थीटा आ जाएगी, ए की वैल्यू जी टेन थीटा आ जाएगी, और हमने इन तीनों मास को ऐसे कर दिया और इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, Yes, sir. तो Yes. m3 आपका आ गया, m3 आ गया, कितना आ गया m3? M1 plus M2 plus M3 tan theta. 10 थीटा। ठीक है, ये आ गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाले मास को अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा सेटअप जो था, ये पूरा सेटअप मैंने खींचा था, खुद से खींचा था, है ना? ये पूरा सेटअप मैंने खुद से खींचा था। अब के क्या है, मैं m3 से खिंचवा रहा हूँ, बस इतना अंतर आ गया है। तो मुझे, मैं खुद खींचूं या किसी से खिंचवाऊं, मुझे एक्सेलरेशन तो जी टेन थीटा ही करना होगा। और फिर बाकी का मैंने क्या कर दिया, m1 प्लस m2, और ये इधर m3 हो गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मैंने डायरेक्ट रख दिया है। आप चाहो तो एफबीडी बना के भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये एक्सेलरेशन ए जो मैंने इस m3 से जनरेट किया, वो जी टेन थीटा के बराबर कर दिया मैंने, और वहां से m3 की वैल्यू निकालनी थी, तो m3 आ गया, जी से जी चला गया। ठीक है, चेक कर लो। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई किताबों में भी है इसी तरह का, और ये HC वर्मा में भी है क्वेश्चन। नहीं सॉरी, आदमी है, बंदर नहीं।
ठीक है। देखिए अब इसमें ये एक 60 केजी का आदमी है, ये 30 केजी का एक लिफ्ट टाइप की है, और अब आदमी, म्यूट करो अपने आप उसको। ये आदमी इस रस्सी को खींच रहा है नीचे की तरफ, और खींच रहा है, और ये वेइंग मशीन है इसके अंदर। ठीक है, ये वेइंग मशीन है। तो अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ मैन एंड लिफ्ट रिमेन स्टेशनरी, if man and lift remain stationary, then find। पहला सवाल, force exerted by man, force exerted by man, force exerted by man on rope। रस्सी को आदमी ने खींच रखा है, तो रस्सी को कितना फोर्स लगा रहा होगा अगर आदमी और लिफ्ट रुके हुए हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन रोप, पहला सवाल। दूसरा सवाल, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जिस पे वो खड़ा हुआ है नीचे, उसकी रीडिंग क्या होगी इस समय। वैसे तो 60 केजी का है, पर मशीन 60 दिखा रही होगी या कुछ और दिखा रही होगी। और मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि वेइंग मशीन की रीडिंग कभी भी पूछे तो वो एन आपको निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एन। ठीक है, करिए, करिए आप इसको। इसमें आपको करना कैसे होगा मैं हिंट कर देता हूँ। एक एफबीडी आदमी के लिए बनाओ, और एक एफबीडी लिफ्ट के लिए बनाओ। ठीक है, और उसके बाद 2 एफबीडी बनेंगे, 2 इक्वेशन आएँगी, वहाँ से सॉल्व होके टेंशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द रोप का मतलब आपको टेंशन निकालना है, और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मतलब एन निकालना है। तो आपके पास 2 इक्वेशन आएँगी, 2 अननोन होंगे, वहाँ से निकलेगा। ध्यान रहे कोई भी चल नहीं रहा है, क्योंकि स्टेशनरी बताया है। वो केस फिर हम ले सकते हैं कि अगर मान लो ये अपना एक्चुअल वेट देखना चाहता है तो कितने से खींचेगा, वो एक दूसरा सवाल फिर बन जाएगा इसमें। वाले का 450 न्यूटन। पहले वाले का 450। हम्म। चलिए भाई, एफबीडी हम बना लेते हैं। पहले तो आदमी का एफबीडी बनाते हैं। आदमी का एफबीडी, तो आदमी के हाथों पे टेंशन की, आदमी का अपना वेट 600 न्यूटन, और नीचे जो वेइंग मशीन है उससे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। दोनों रुके हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा एन और टी 600 के बराबर है। एन और टी 600 के बराबर है। ठीक है, अब लिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो लिफ्ट में आप देखिए, लिफ्ट में ये रस्सी यहाँ से जो घूम के आई है, इसमें टेंशन टी, लिफ्ट का अपना वेट 300 न्यूटन, और देखो वेइंग मशीन लिफ्ट का पार्ट है, उसका वेट वेइंग मशीन का दिया नहीं तो लेना नहीं है। लिफ्ट का पार्ट है। और एक चीज अब यहाँ गौर करने की है कि वेइंग मशीन ने आदमी को नॉर्मल रिएक्शन दिया है, तो आदमी वेइंग मशीन को नॉर्मल रिएक्शन देगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन को मिलेगा, या मैं कहूँ लिफ्ट को मिलेगा नीचे की तरफ, एक्शन का रिएक्शन। तो अब ये लिफ्ट भी स्टेशनरी है, तो लिफ्ट के लिए आप कह सकते हैं टी एन प्लस 300 के बराबर है, या आप ऐसे कह लो कि टी माइनस एन 300 के बराबर है, और एक ये ऊपर वाला टी प्लस एन ये 600 के बराबर है। तो हमको टी और एन ही चाहिए थे, तो इसमें जो फोर्स निकालना था तो वो टी
और इसमें मैंने कहा जब भी वेइंग मशीन की रीडिंग पूछे n बताना है। एक बार ऐड करेंगे तो t की वैल्यू आ गई 450 न्यूटन और इसी में अगर ये वैल्यू रख देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी कितना 150 न्यूटन। यानी एक चीज और देखिए कि 150 न्यूटन का मतलब समझ रहे हो, वेइंग मशीन 60 केजी के आदमी का वजन केवल 15 केजी बता रही होगी। 150 न्यूटन का मतलब 15 केजी। तो वेइंग मशीन 60 केजी के आदमी का वजन 15 केजी क्यों बता रही होगी, क्योंकि आदमी पूरा अपना वेट मशीन पे न डाल के कुछ रस्सी पे भी अपना वेट डाल दिया 450, बाकी का 150 वेइंग मशीन। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट ये हो सकता है इसी क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट इन प्रीवियस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही ले लेते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन with what acceleration a man should pull the lift, या रोप कहना चाहिए, रोप, so that weighing machine, ये अच्छा सवाल है, weighing machine read correct weight। यानी अभी तो ये 15 केजी शो कर रही है या 150 न्यूटन शो कर रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आदमी इसे खींचना शुरू करे तो कम से मतलब कितने एक्सेलरेशन से खींचे कि जो मशीन है वो एक्चुअल वेट शो करना शुरू कर दे। यानी n की वैल्यू जो 150 दिखा रही है वो 600 दिखाना शुरू कर दे, तो आदमी रस्सी को कितने एक्सेलरेशन से खींचे। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू अननोन नहीं है, नोन हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई 600। n की वैल्यू कितनी हो गई 600, 600। ठीक है, फिर से इक्वेशन बनाएंगे। अब ध्यान रहे कि अब आदमी जब रस्सी खींचेगा तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, नीचे खींचेगा लिफ्ट ऊपर जाएगी, और लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ध्यान रहे लिफ्ट में आदमी भी है, तो आदमी भी ऊपर जाएगा। लिफ्ट में आदमी है और लिफ्ट का और आदमी का एक्सेलरेशन डिफरेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये बात। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसका फिगर बनाता हूँ और फिर इसको सॉल्व करके इक्वेशन देखते हैं क्या आएंगे। तो ये अब देखिए लिफ्ट ऊपर जा रही है एक एक्सेलरेशन से। ठीक है, आदमी भी लिफ्ट में है तो आदमी भी ऊपर जा रहा होगा। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिफ्ट का एफबीडी बनाते हैं। यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, लिफ्ट का बना लेते हैं। पहले लिफ्ट को हम बाहर से देख रहे हैं, तो लिफ्ट पर एक टेंशन टी ऊपर, और लिफ्ट का अपना, ध्यान रहे हम एफबीडी लिफ्ट का बना रहे हैं, तो लिफ्ट का जब बनाते हैं तो लिफ्ट का ही वेट लेंगे, और लिफ्ट का वेट कितना है 300, 30 केजी का है तो 300 न्यूटन हो गया। यहाँ कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, एक्शन का रिएक्शन, आदमी के पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा और आदमी लिफ्ट को दे रहा होगा। और ये ध्यान दें कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन की वैल्यू क्वेश्चन में कह दिए एग्जैक्ट वेट शो करे तो 600 न्यूटन पता है आपको। तीन फोर्स हो गए, एक रस्सी बंधी है वो टेंशन, लिफ्ट का अपना वेट, और आदमी ने एक्शन का रिएक्शन दिया होगा एन 600। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मैं ये कहूंगा टी माइनस 900, टी माइनस 900। ठीक है, 300 600 मिला के, और फिर भी लिफ्ट ऊपर जा रही है यानी 30 केजी की एक एक्सेलरेशन से। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे। अब या तो सूडो फोर्स से बना लो
तो सूडो फोर्स के लिए तो लिफ्ट के फ्रेम में ही बैठना पड़ेगा, या बाहर के फ्रेम से बना लो जैसे कि लिफ्ट का मैंने बनाया है। तो चॉइस आपकी है। तो आदमी के लिए अगर हम बाहर से बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि आदमी ऊपर जा रहा है, और अगर लिफ्ट में बैठेंगे तो आदमी रुका हुआ होगा, तो फिर सूडो फोर्स नीचे आएगा। किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। तो आदमी के हाथों पे टेंशन टी ऊपर, आदमी के पैरों पे नीचे से नॉर्मल रिएक्शन एन, और आदमी का अपना वेट तो जो एक्चुअल है वो 600 न्यूटन है ही, 60 केजी का आदमी है। ठीक है। अब सवाल ये है कि आप इसको जो एफबीडी बना रहे हैं वो लिफ्ट के फ्रेम से बना रहे हैं, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे आएगा, या फिर यस आप बाहर से देखोगे। मैं कह रहा हूँ सूडो फोर्स लगाना जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में, आप बिना सूडो के भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर से देखेंगे तो आदमी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिर मैं ये कहूंगा कि एन और टी दोनों 600 से ज्यादा होंगे। तो हम ये कह सकते हैं एन प्लस टी, मैं बिना सूडो के ही लिख रहा हूँ इसको, माइनस 600, और ये 60 केजी के आदमी को ए का एक्सेलरेशन मिला। ठीक है। एन प्लस टी ऊपर, और एक्चुअल रीडिंग चाहिए माइनस 600 और 60 इंटू ए। ध्यान देना एन की वैल्यू 600 है, ये कट गया, तो टी की वैल्यू यहाँ से 60 ए आ गई। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। टी की वैल्यू 60 ए ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं रख दूं फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये 60 ए माइनस 900 और ये 30 ए, तो ए की वैल्यू आपका 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। दोनों क्वेश्चन के पार्ट जो है एच सी वर्मा के हैं। ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से आदमी को खींचना पड़ेगा लिफ्ट को। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। नोट कर लिया होगा। एक आखिरी सवाल और करा देता हूं मैं आपको, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही। बोलो, मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, आप अलग से पूछ लेना फोन पे या व्हाट्सएप करके। आगे बढ़ते हैं हम। आवाज नहीं आ रही मेरे तक। एक आखिरी क्वेश्चन आज का और देखिए, सूडो फोर्स। फिर यहाँ पे सूडो फोर्स के एग्जांपल आज कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, और इसके बाद हम कल फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन की बेसिक थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। चलिए पूछना है तो बेटा आपका नेटवर्क सही नहीं है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है यहाँ तक, थोड़ी आती है फिर चली जाती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, एच सी वर्मा का ही है। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें ये मास m1 1 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg है। ठीक है, अब इस पूरे सेटअप को हमने छोड़ दिया, और पूछेगा हर एक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई सारे तरीके से किया जा सकता है, मैं आपको सूडो से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सूडो का टॉपिक हमने शुरू किया तो उसी से समझेंगे। कई तरीके हो सकते हैं इसमें। एक वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो भी आप लगा सकते हैं, AP इक्वल्स टू A1 प्लस A2/2 जो बताया था। जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इस वाली पुली का एक्सेलरेशन
AP लिया जा सकता है। उस तरीके से भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये AP फिर नीचे होगा। इनके एक्सेलरेशन A1 A2 मान के वहां से एक इक्वेशन कंस्टेंट टाइप की बन जाएगी AP A1 A2 में, ठीक है। और बाकी 2 इक्वेशन FBD से बन जाएंगी। 3 अननोन होंगे, सॉल्व कर लो। ये तो तरीका हो गया AP वाला, तो मैंने हिंट कर दिया, आप इससे भी ट्राई मार के देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सूडो फोर्स से। तो अब देखो, सबसे पहले ये वाला तो कंफर्म है कि ऊपर जा रहा होगा। मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 है, ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये पुली नीचे जा रही होगी A1 से। एक और चीज है कि अब ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक चीज और जो समझने की है इसमें, वो ये है कि ये 3 केजी का नीचे जा रहा है, 2 केजी का ऊपर जा रहा है, और जिस सपोर्ट पुली पर लटके हैं वो पुली भी नीचे जा रही है। तो अब M2 और M3 का जो एक्सेलरेशन होगा, M2 और M3 का जो एक्सेलरेशन होगा, ग्राउंड से देखने पर बराबर नहीं आएगा। अब बराबर क्यों नहीं आएगा, इसको समझने के लिए मेरी बात पे गौर करो पहले, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन नहीं तो रह जाएंगे माइंड में। मान लो ये वाली पुली, देखो 2 पुली हैं, पुली नंबर 1 और पुली नंबर 2। पुली नंबर 1 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो रुकी हुई है। पुली नंबर 2 से ही मुझे लेना देना है। तो जब भी मैं पुली बोलूंगा, आप पुली नंबर 2 मान के चलेंगे, ठीक है। पुली नंबर 1 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुली नंबर 1 तो चल ही नहीं रही है। अब आप समझो एक बात को, कि जब ये ब्लॉक M1 1 kg है, वो जब ऊपर जाएगा, ये पुली जब नीचे जाएगी, तो मान लो, थोड़ी देर के लिए गौर करना, ये पुली रुकी हुई है, ये वाली पुली रुकी हुई है। तो ये जो 2 केजी है, 2 केजी अगर मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर गया, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसी एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, अगर रुकी हुई है तो पुली। यस सर। और मान लो अब पुली को भी चला देते हैं, तो सपोज करो, लिखना मत, समझते चलना, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर गया, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा पुली? यस सर। और अगर ये पुली नीचे जा रही है, तो 3 केजी 5 से तो पहले ही जा रहा था, 2 से पुली जा रही है, तो 3 केजी वाले का एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये वाला जो मास है, ये वाला मास 5 से ऊपर जा रहा है, जबकि पुली इसको नीचे ला रही है 2 से। तो इस वाले मास का नेट एक्सेलरेशन 3 ही तो बचा भाई। 5 से ऊपर जा रहा था, 2 से पुली नीचे धकेल रही है उसको, पुली यस ही सर। सपोर्ट ही नीचे आ रहा है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन दोनों के बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि पुली चल रही है। तो मैंने कहा कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो एक तरीका ये हो सकता था कि इसका एक्सेलरेशन A1, इसका A2, इसका A3 मान लिया जाता, फिर सॉल्व करते हम। या एक तरीका मैंने AP वाला बता दिया, ये जो A1 है इसे AP ले लो, थोड़ा म्यूट कर लो, अपने माइक को म्यूट कर लो, थोड़ी देर की बात है। AP ये ले लिया, और ये A2 और ये A3 ले लिया, वहां से सॉल्व कर लो। पर मैं आपको इनमें से कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ये आपको ट्राई मारने। मैं सूडो का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को सूडो से कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी मेथड तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, सूडो वाला नया है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब ये एक्सेलरेशन तो मैंने समझाने के लिए लिए थे, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इस पुली पे बैठ जाऊंगा। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं इस पुली पे अगर बैठ जाऊंगा, तो मेरे लिए पुली कैसी हो जाएगी, रेस्ट में। और अब मैं M2 और M3 को जब मैं देखूंगा, तो मैं इन पे सूडो फोर्स लगा सकता हूँ। किस पर? M2 और M3 पर। और सूडो फोर्स मैं जब लगाऊंगा, तो वो ऊपर की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जहां पुली पर मैं बैठा हूं, वो पुली नीचे जा रही है, इसलिए सूडो फोर्स किधर आएगा? ऊपर की ऊपर। तरफ। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एक्सेलरेशन है इस वाले ब्लॉक का, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही A1 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A2 और A2, ध्यान देना, ये इस पुली से है। पुली से जब देखूंगा, क्योंकि पुली मेरे लिए रेस्ट में आ गई, तो ये A2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताए थे ना, 3 आया था इसका और इसका 7 आया था, ध्यान देना, बहुत काम की बात है।
ये जो आए थे एक्सेलरेशन ये ग्राउंड से नजर आएंगे। जो मैंने 5 इसका लिया था, 5 इसका लिया था, तो ये 5 और 5 ये A2 वाले हैं, और जो 3 और 7 निकल के आए थे वो ग्राउंड वाले। क्वेश्चन में मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ, तो पहले पुली के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो निकल आएगा। जैसे अभी हमने 5 + 2 किया तो 7 आ गया, और 5 - 2 किया तो 3 आ गया। वो हम बाद में कर लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं पहले A2 निकालूंगा। A2 ध्यान रहे पुली के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आएंगे, बाद में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। क्लियर है? यस सर। तो अब देखिए एफपीडी से हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले 1 केजी के लिए हम एफपीडी अगर बना लें, 1 केजी वाला ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। या एक काम करो, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, तो इसमें 2T और ये 2T ले लेते हैं। तो 1 केजी क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो 1 केजी के लिए मैं लिखूंगा 2T - 10 = 1 × A1। तो ये आ जाएगा 2T - 10 = A1। ये पहली इक्वेशन। ठीक है भाई? अब इसके बाद जो 2 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी वाला, उसका एफबीडी में बना रहा हूँ। तो ध्यान रहे मैं पुली से बना रहा हूँ, तो सूडो फोर्स में लगाने जा रहा हूँ। सूडो फोर्स दोनों ब्लॉक पर ऊपर की तरफ ही आएगा। ये सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स को मैं 2A1 कहूंगा। देखो इसका मास लेंगे और फ्रेम यानी पुली का एक्सेलरेशन लेंगे। इसी तरह से इस वाले पे जो सूडो फोर्स आएगा, इसका मास 3 केजी और एक्सेलरेशन फ्रेम का A1 लेंगे। और अब मैं पुली से जब देख रहा हूं तो 2 केजी का जो ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है, यानी 2 केजी पर T का टेंशन और 2A1, और इसका अपना वेट 20, और ये जा किधर रहा है ऊपर, तो मैं लिखूंगा T + 2A1 - 20 = 2A2। इसी तरह से यहाँ 3 केजी का भी बना लेंगे, और 3 केजी का अब जब आप बनाओगे तो ये टेंशन T और 3A1, और इसका वेट 30 नीचे जा रहा है, तो आप इसके लिए लिखेंगे 30 - T - 3A1, 3 केजी का एक्सेलरेशन A2। 3 इक्वेशन आ गई। अननोन गिनो सबसे पहले तो। 3 इक्वेशन और अननोन भी 3 है। कौन कौन सा? T, A1 और A2। ठीक है भाई? सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। Yes, sir. देखो कर T, लेंगे। A1, A2 3 अननोन हो गए। अब आपको आंसर क्या देने हैं? आंसर मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ऑफ 1 केजी। 1 केजी का एक्सेलरेशन तो A1 ही है, जो ऊपर हमने लिया था ग्राउंड का। लेकिन जो 2 केजी और 3 केजी का आप निकालोगे, तो 2 केजी का एक्सेलरेशन आप बता सकते हो कितना आएगा? A2 ऊपर है, और ध्यान रहे ये पुली के रेस्पेक्ट में है, तो पुली जो नीचे आ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? A2 - A1 आएगा कि नहीं आएगा? और जो 3 केजी का है, ध्यान रहे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भैया? A2 + A1, क्योंकि A2 जो एक्सेलरेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू पुली है। ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन, तीनों को आराम से सॉल्व कर लोगे, A1 A2 आ जाएंगे, और हमारा A1 तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आएगा। केवल हमने A2 जो देखे वो पुली से देखे, तो उसमें जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालोगे, ये A2 है, ये विद रेस्पेक्ट टू पुली है दोनों। तो एक आ जाएगा A2 - A1, एक आ जाएगा A2 + A1। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, 5 आए थे, तो फिर उसमें से 2 एक में ऐड करके 7 हो गया, और एक में माइनस करके 3 हो गया। पहले ही वो बात समझा दी मैंने आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी सर।
ठीक है, आप नोट कर लो और इसको मैं सर हाँ सर ये 2 kg वाला है जैसे सर ने हमने मतलब पीछे जब बताया था तो सर 2 kg का मतलब पुली का 2 लिया था और इसका 5 तो सर जो 2 kg की जो नेट डायरेक्शन होगी सर वो ऊपर ही होगी मतलब ना 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 पीछे जो वो तो बताया था। ना वो जो डिपेंड करेगा बड़ा कौन है। A2 बड़ा है तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, A1 बड़ा है तो नीचे की तरफ आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा अच्छा अभी तो ठीक है मैंने सर। A2 माइनस A1 लिख दिया, मुझे नहीं पता A2 हम्म की वैल्यू ज्यादा आएगी कि A1 की आएगी। अगर A2 बड़ा है तो ऊपर जाएगा, A1 बड़ा है तो नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है सर। ठीक है भाई, सबका हो गया? जी सर। चलिए रुकते हैं।